हेलो बच्चों, जय हिंद टू एवरीवन। आई होप एवरीवन इज गुड एंड फाइन। सो लेट्स बिगिन दिस क्लास विद द सेम एनर्जी एंड सेम इंटेंसिटी। तो बच्चों, इस क्लास के अंदर हम ये चैप्टर बायोलॉजी का फर्स्ट लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हैं। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स से और एंड करेंगे डायलिसिस के साथ में। आप देख सकते हैं कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम इतने सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्लस बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यार, लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं, है ना? कि भाई लाइफ प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस हैं जो कि हमें ज़िंदा रखते हैं, है ना? जैसे देखो भाई, लाइफ दे रखा है, लाइफ में सब जिंदगी। अब जिंदगी, जिंदा कौन है भाई? जिंदा वो है जो कि मूव कर रहा है कंटिन्यूसली। जैसे कि हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे की सारे मूव करते हैं, तो हम कहते हैं कि दे आर बेसिकली डूइंग दी लाइफ प्रोसेसेस। अब पॉइंट आता है कि सर कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस अपन लोग कर रहे हैं। तो यार यहाँ पे देखो, फर्स्ट न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन। भाई अपन लोग कंटिन्यूसली फूड खाते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलता है? अपन की बॉडी को मिलता है न्यूट्रिशन। और अपन लोग भाई O2 का इनटेक करते हैं, CO2 का आउटटेक करते हैं, और भाई इस प्रोसेस के साथ में हमारी एनर्जी भी बनती है, तो इसको हम कहते थे रेस्पिरेशन। ट्रांसपोर्ट, हमारा भाई हार्ट ब्लड पंप कर रहा है कंटिन्यूसली, तो भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। देन एक्सक्रीशन, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। एंड सेम गोज विद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि भाई हम इतने सारे लाइफ प्रोसेसेस कर रहे हैं जिसकी वजह से हम लोग आज के टाइम पे ज़िंदा हैं। अगर हम अपने कुछ जनरल लाइफ प्रोसेसेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो भाई हमारे चांसेस सर्वाइवल के बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्लियर है? चलो अभी देखो भाई, यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं कि भाई लिविंग थिंग्स की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जनरली क्या क्या क्वालिटीज़ कैरी करते हैं अपने साथ में। तो फर्स्ट वन, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। भाई जनरल मूवमेंट तो करते ही हैं अपन लोग। देन उनको फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, और जब वो ये सारी चीज़ें कंज्यूम करेंगे तो डेफिनेटली ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलेगी उनके अंदर। देन दे कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। जितने भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके लिए हमारी बॉडी है वो सेंसिटिव है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई धूप पड़ रही है, हमारी बॉडी को गर्मी लगेगी, हम लोग छाँव में आ जाएंगे, तो ये क्या है? ये हम लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। क्लियर है? देन लिविंग थिंग्स रेस्पायर। रेस्पायर अभी अभी आपको रेस्पिरेशन समझाया था, एनर्जी जो बनती है आपकी, वही आप यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन है। देन लिविंग थिंग्स एक्सक्रीड। एक्सक्रीड मीन्स जितना भी वेस्ट मटेरियल है हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते चलेंगे। देन दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस, मीन्स कि हम लोग भाई बेबी भी पैदा करते हैं, मीन्स हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को आगे बढ़ाते जाते हैं। क्लियर है इतना? चलिए, देन इसके साथ में भाई ये भी देखो, मेंटेनेंस प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन। भाई सपोज करो कि भाई आप कंटिन्यूसली भाई वर्क किए जा रहे हो, लेकिन एट द एंड रात को आपको नींद की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई आपको चाहिए स्लीप। अब स्लीप अब जैसे ही आपने ली तो उसमें हुआ क्या भाई? आपने उससे पहले खाना खाया था, मीन्स न्यूट्रिशन लिया था। अब जो न्यूट्रिशन है वो बॉडी के जितने भी सेल्स ने पूरे दिन भर काम किया है उनको करेगा रिपेयर, और जैसे ही ये सारे सेल रिपेयर हो जाएंगे तो भाई हमारी बॉडी नेक्स्ट डे से बहुत अच्छे से काम करने लग जाएगी, है ना? तो भाई देखो यहाँ पे मेंटेनेंस प्रोसेस भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगेन एनर्जी बन के हो रहा है। क्लियर है? देन यहाँ पे देखो, इफ़ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो। भाई हमारी बॉडी में ग्रोथ भी तो होता है। अब ग्रोथ कैसे होता है? अगेन इट इज़ कनेक्टेड टू द न्यूट्रिशन। जैसे हम खाना खाएंगे वैसे ही हमारी बॉडी ग्रो करेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे कुछ जनरल क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, कि भाई इनके आंसर देख लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी बुक्स में थे। ठीक, तो फर्स्ट वन इज, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशियंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। आ जाओ भाई, आपने 9th में पढ़ा होगा डिफ्यूज़न नाम का प्रोसेस। अब डिफ्यूज़न नाम का प्रोसेस होता क्या है कि भाई आपकी बॉडी में से, आपकी मेम्ब्रेन में से, सेमी परविल मेम्ब्रेन में से कुछ चीज़ों का अंदर जाना और कुछ चीज़ों का बाहर आना। बेसिकली ये सेल है, सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है। अब सोच के देखो कि भाई एनवायरनमेंट में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी के आउटर सेल से आगे टकराएगी
और जैसे ही आपकी बॉडी के आउटर सेल इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे तो वो क्या बना लेंगे, वो बना लेंगे एनर्जी। लेकिन यार मेरी बॉडी का आउटर सेल ने तो एनर्जी बना ली, क्या इनर सेल एनर्जी बना पाए? तो यार इनर सेल तो एनर्जी नहीं बना पाए, बिकॉज लिवर तक तो वो ऑक्सीजन जाके टकरा रही नहीं रही है। तो सोच के देखो कि अगर वो ऑक्सीजन अंदर के ऑर्गन्स तक नहीं टकरा रही है तो क्या वो एनर्जी बना पाएंगे? डेफिनेटली नहीं, बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो यार अगर हमारी बॉडी में ऑर्गन्स ने एनर्जी नहीं बनाई तो क्या उनकी फंक्शनिंग अच्छे से चलेगी? बिल्कुल नहीं चलने वाली है। तो भाई इस वजह से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर या फिर हम बात करें हमारे अंदर डिफ्यूज़न प्रोसेस इनसफिशिएंट होता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है? इस वजह से भाई हम क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रैकिया का, हम लोग इस्तेमाल करते हैं लंग्स का, जिससे हमारी बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन पहुँचे। क्लियर है? आओ भाई सेकंड क्वेश्चन, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? अब बताओ कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं है, कैसे पता लगाएंगे? तो सिंपल सा आंसर कि भाई मूवमेंट, अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो जिंदा है, अगर वो चीज़ मूव नहीं कर रही है तो इट इज़ डेड। क्लियर है? नेक्स्ट, वॉट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म? कौन कौन से रॉ मटेरियल्स जनरली अपन लोग इस्तेमाल करते हैं? तो यार आपको याद है अपन लोग न्यूट्रिशन लेते हैं, भाई किस किस से लेते हैं? भाई मम्मी इतना प्यारा खाना बनाती हैं, उस खाने से हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं। तो उसके अंदर होता क्या है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर होता है कार्ब्स, उसके अंदर होता है फैट्स, उसके अंदर और क्या होगा? उसके अंदर होगा प्रोटीन्स, उसके अंदर देन मिनरल्स होंगे, उसके अंदर देन वाइटामिन्स होंगे। तो आप भाई इतनी सारी चीज़ें तो एक साथ ले रहे हो, यही तो आपके रॉ मटेरियल्स हैं जो कि आप अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए कैरी करते रहते हो ऑल द टाइम। क्लियर है? देन व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? यार कौन कौन से प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए? तो यार अभी देखा तो हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, देन ट्रांसपोर्ट, देन एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। तो ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसकी वजह से हम लोग अपनी लाइफ को मेंटेन कर पा रहे हैं। बच्चा याद रखना, लाइफ प्रोसेसेस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट भाई, अब हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन। तब से हम बात कर रहे हैं कि भाई अपन लोग न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अपन लोग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, लेकिन होता क्या है, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, एक एक करके देखते हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन क्या है? अब सोच के देखो, न्यूट्रिशन से पहले आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स। तो यार न्यूट्रिएंट्स ना आपके जनरली 5 तरीके के होते हैं जो कि अपन लोग कंज्यूम करते हैं। कौन कौन से हैं भाई? फैट है, प्रोटीन है, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स है, एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स है। यार ये जनरल प्रोटीन्स हैं, फैट्स है, और ये जनरल न्यूट्रिएंट्स है जो कि हम कंटिन्यूसली अपनी बॉडी को देते जा रहे हैं। अब न्यूट्रिशन क्या है बच्चा? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करेंगे। ध्यान से सुनना, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करेंगे और देन एनर्जी बनाएंगे। इस प्रोसेस को अपन लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। क्लियर है? अभी यार फॉर एग्जांपल ये आपकी मस्त थाली है और यहाँ पे ये रसगुल्ला रखा हुआ है, ये है ना, एक कटोरी में आपके छोले चावल ऐसे भटूरे वटूरे रखे हुए हैं और मस्त आपके सामने ऐसे 56 भोज की थाली रख दी गई। अब जब आप यहाँ से फूड को कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे तो आपकी बॉडी में ये फूड जाके क्या होगा? सबसे पहले कहोगे सर ये तो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट हो जाएगा। अब ये डाइजेस्ट हो गया तो भाई ये किस फॉर्म में चला गया? तो आपको याद होना चाहिए कि भाई ये आपका ग्लूकोज बन जाता है जो कि आपकी बॉडी में हर जगह रहेगा। लेकिन यार ये ग्लूकोज देन प्लांट्स के अंदर भी तो होना चाहिए ये, क्योंकि प्लांट्स भी खाना बना रहे हैं, वो भी डाइजेस्ट कर रहे हैं। यस, प्लांट्स के अंदर भी ग्लूकोज होता है, लेकिन प्लांट्स अपना खाना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं जो कि आपका एक कॉम्प्लेक्स शुगर में माना जाता है। किस में माना जाएगा? कॉम्प्लेक्स शुगर के अंदर माना जाएगा। देन ग्लूकोज किसके अंदर माना जाएगा? ग्लूकोज आपका आता है सिंपल शुगर के अंदर। क्लियर है?
अब हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज है, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज है तो हम भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो हम लोग स्टोर करते हैं फैट के फॉर्म में। याद आ रहा है आपको फैट से 9th क्लास एडिपोज टिश्यू, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स हम लोग ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं। तो भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट food is an organic substance, then simple food is glucose, this is known as simple sugar, again simple sugar। और जो स्टार्च है किससे मिलके बना है, ग्लूकोज से। ग्लूकोज को आपने स्टोर किया था इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, क्लियर है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि भाई फर्स्ट वन इज ग्लूकोज एंड द सेकेंड वन इज स्टार्च। ये दोनों ना आपके कार्बोहाइड्रेट के ही पार्ट होते हैं। ये दे बोथ आर कार्ब्स, दे बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स, क्लियर है। चलो तो भाई जो न्यूट्रिशन है ना आपके दो तरीके के होते हैं, ठीक है। यहीं पे देख लेते हैं, न्यूट्रिशन आपके ना दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अभी देखते हैं एक एक करके कि भाई कौन कौन से न्यूट्रिशन कैसे कैसे टाइप्स। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक से पहले आपको याद आना चाहिए ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स क्या होते थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे जो कि अपना खाना खुद बनाया करते थे और खुद ही खा लिया करते थे, है ना। तो भाई ऑटोट्रॉफ्स ने खुद खाना बनाया। अब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा कि भाई एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बना रहे हैं और उसके थ्रू एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। समझे इतना अभी कि भाई ऑटोट्रॉफ्स का बेस्ट एग्जांपल क्या है, तो आप कहोगे सर ग्रीन प्लांट्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सर ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं, सही बात है। अभी इधर देखो, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बना तो रहे हैं लेकिन किससे बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बना रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहता क्या है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा और तुम्हारा ग्लूकोज बन जाएगा, साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। ये हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ने बताया था। अभी क्या यार कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने कहाँ से ली, एयर से ले ली। तुमने वाटर कहाँ से लिया, सॉइल से ले लिया। लाइट एनर्जी सन से ले ली। क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया। मींस रॉ मटेरियल्स कौन कौन से थे, CO2 और H2O। उसके अलावा अदर रिक्वायरमेंट्स क्या थी, लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। बना क्या, ग्लूकोज। ये क्या है, तुम्हारा फूड है। ये तुम्हारा फूड है जो कि प्लांट्स अपनी एनर्जी के लिए कंज्यूम करने वाले हैं। लेकिन साथ में और क्या रिलीज़ हुआ, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हुई। इसको कौन कंज्यूम करता है, इसको कंज्यूम करते हैं ह्यूमंस, इसको कंज्यूम करते हैं एनिमल्स। लेकिन यार जो हमें दिख रहा है ना इतना इजी होता नहीं है फोटोसिंथेसिस। होता कैसे है, तो भाई इसके लिए 3 पॉइंट्स दे रखे हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब देखो भाई, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि भाई अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो लाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब लाइट एनर्जी तो एब्जॉर्ब करने वाला कोई होना चाहिए, तो कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये करेगा तुम्हारा क्लोरोफिल। अगर किसी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पे लाइट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन टफ हो जाएगा। समझे इतना। देन क्लोरोफिल की वजह से लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई प्लांट के अंदर। देन ये लाइट एनर्जी आपका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और जो ये वाटर देख रहे हो ये तुम्हारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में स्प्लिट हो जाता है। देन यहाँ पे होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सर केमिस्ट्री रिडक्शन क्या होता था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई ये हाइड्रोजन तुम्हारा CO2 के साथ में जाके कंबाइंड हो जाता है और ये ऑक्सीजन आपका अलग से बाहर निकल जाती है और यहाँ पे तुम्हारा एक केमिकल फूड बन जाता है विच इज़ नोन एज ग्लूकोज। समझे इतना। यहाँ पे आपका ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज क्या हुआ करता था, सर मुझे याद आ गया, सर इट इज़ अ सिंपल शुगर। और देन अगर प्लांट ने अपना फूड एक्स्ट्रा बना रखा है 2-3 दिन के लिए और तो किस फॉर्म में स्टोर करेगा उसे स्टोर करेगा स्टार्च के फॉर्म में। और स्टार्च क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स शुगर। इतना क्लियर हो सभी को। क्या ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देन
भाई हमारा सेकंड आ जाता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी हेट्रोट्रॉफिक क्या होगा कि भाई एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है ना वो अपना खाना खुद ना बनाकर किसी और पे डिपेंड है। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, है ना, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भाई प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि भाई अपन लोग जाएंगे प्लांट्स को तोड़ेंगे उन्हें पकाएंगे देन खाएंगे, ठीक है। तो भाई हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 एंड H2O एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? देन यार हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तुम्हारे 3 तरीके के होते हैं। अब 3 तरीके के कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड द थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, एक एक करके देखेंगे आराम से, लेकिन कुछ एनसीईआरटी की चीज़ें देख लेते हैं साथ में ही कि एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ठीक है, जैसे फंगी में ब्रेड मोल्ड दे रखा है, ईस्ट दे रखा है, मशरूम्स दे रखे हैं। भाई ये सारे ना आपके सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल होते हैं। अब ये तो न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हो गए, हम लोग इन्हें क्या कहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे? तो हम लोग इन्हें कहेंगे सेप्रोफाइट्स। क्या कहेंगे? इन्हें हम लोग कहेंगे सेप्रोफाइट्स। देन इसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कसकटा, जिसे हम बेसिकली अमरबेल भी कहते हैं। कसकटा इज द बायोलॉजिकल नेम। टिक्स है, लाइस है, लीचेज है, टेप वॉर्म्स है। ये क्या है? देखो यहीं पे दे रखा है पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी। तो ये किसके एग्जाम्पल है? ये तुम्हारे हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल। अब ये सारे होंगे क्या देन? तो ये सारे होते हैं तुम्हारे पैरासाइट्स। क्लियर है? देन लास्ट में होलोजोइक न्यूट्रिशन। बच्चा याद रखना, जो ह्यूमन बीइंग है ना वो तुम्हारा होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आता है। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ पे अमीबा का एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने यहाँ पे पैरामीशियम का एग्जाम्पल दिया है। तो ये दोनों की दोनों अगेन आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आएंगे। क्लियर है? चलो अब एक एक करके देखते हैं इन डिटेल। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसके अंदर होता क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रोटन ब्रेड। अभी आपको डेफिनेशन पढ़ के ये समझ में आया होगा कि एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट से, डेड एनिमल से और रोटन ब्रेड से अपना न्यूट्रिशन इनटेक करता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, आप लोग देख लेना, लेकिन इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यार आपने देखा होगा कि भाई रात को रोटी बनी आपके घर पे, लेकिन आप लोगों ने नहीं खाई, तो भाई 1-2 रोटी बच गई। अब मम्मी क्या करेंगी? ये रोटी ना सुबह बाहर फेंक देंगी कि गाय आके खा लेगी या कोई जानवर आके खा लेगा। लेकिन अगर बाय एनी चांस किसी भी ऑर्गेनिज्म ने, किसी भी एनिमल ने इस रोटी को कंज्यूम नहीं किया, तो देन धीरे धीरे ना ये सड़ने गलने स्टार्ट हो जाती है, इसमें से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो भाई उस मोमेंट पे जब इसमें से बदबू आ रही है तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर काफ़ी सारे बैक्टीरियाज आ गए हैं, इसके ऊपर फंगी आ गई है। ठीक है, जो कि इस रोटी के ऊपर पल रहे हैं। समझे इस चीज़ को? मतलब जैसे सब्जी बनी हुई है आपके घर में, आपने भाई बाहर रखी छोड़ दी, उसमें से बदबू आना स्टार्ट हो गई, तो देन उसमें जितने भी बैक्टीरियाज और फंगस होंगे वो कैसे हैं? वो सारे के सारे सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं। समझे? देन पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके उसकी बॉडी से खाएगा और सारा का सारा न्यूट्रिशन लेके अपने आप को ग्रो करता जाएगा। समझे? एक ऑर्गेनिज्म दूसरी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाएगा, उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेके अपने आप को कंटिन्यूसली ग्रो करता जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं। क्या आपने पढ़ा था कोविड-19, है ना, वायरस आया था, कोरोना वायरस आया था, अब बड़ा परेशान किया लोगों ने। तो भाई फर्स्ट ऑफ वायरस होता कैसा, दिखने में कैसा होता है? देखो ये वायरस है, ये ऐसे करके वायरस है। वही वायरस का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इट इज़ अनडिफाइंड इन नेचर, इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब सोच के देखो, जिसकी मेम्ब्रेन नहीं है, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो भाई क्या वो बाहर सस्टेन कर पाएगा? तो भाई एनवायरनमेंट में तुम्हारा वायरस ऐसे ही घूम रहा है, याद रखना ग्रो नहीं कर रहा है, एनवायरनमेंट में रह के ये ग्रो नहीं कर रहा है। वायरस को चाहिए होती है एक बॉडी, दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं होस्ट। वायरस हम लोगों की बॉडी में आएगा,
मीन्स हम उसके लिए होस्ट हो जाएंगे, देन हमारी बॉडी में रह के ये न्यूट्रिशन लेगा और हमारी बॉडी में ही रह के अपने आप को ग्रो करेगा, या फिर हम कह सकते हैं अपने आप को ये रेप्लिकेट करता रहेगा। इतना समझे? पक्का? तो भाई जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है ये एग्जाम्पल, ठीक है, इट इज टेप वर्म, लीचेस, तो ये सारे आपके पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था अमरबेल, ठीक है, अमरबेल का एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दे रखा है। अब अमरबेल आपको पता होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसे पेड़ है और पेड़ की ब्रांच पे आके ऐसे करके अमरबेल गिर जाती है, तो देन इस ब्रांच के जितने भी लीव्स हैं ना वो देन ग्रो नहीं करते हैं। अमरबेल धीरे धीरे उनके अंदर से न्यूट्रिशन को पूरा सक्ड करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है, जिससे जितने भी लीव्स हैं, प्लांट्स हैं उस ब्रांच के ऊपर, वो सारे के सारे सूख जाते हैं, ठीक है। मीन्स तुम्हारी अमरबेल को एक होस्ट मिल गया जिसकी बॉडी पे रह के वो अपना लाइफ को सस्टेन कर सकती है, ठीक है। आओ भाई, देन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई ये क्या होगा? भाई आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें आप खाना खाओ, मीन्स इंजेस्ट करो, देन वो खाना आपका डाइजेस्ट होगा, देन वो खाना एब्जॉर्ब भी होगा, देन वो अलग अलग जगह एसिमिलेट भी होगा, और एट दी लास्ट जो वेस्ट मटेरियल होने वाला है वो बॉडी से इजेस्ट भी होना चाहिए। जिसकी बॉडी में ये 5 प्रोसेस हो रहे हैं वो तुम्हारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। क्या आप खाना खाते हो? बिल्कुल खाते हो। क्या आपके पेट में खाना डाइजेस्ट होता है? बिल्कुल होता है। क्या वहाँ से आपकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होती है? बिल्कुल। क्या वो एनर्जी हर सेल तक जाती है? बिल्कुल। क्या आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल आउट किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। तो सर क्या ह्यूमन बीइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने चाहिए? तो बिल्कुल करने चाहिए। एंड सेम गोज विद द अमीबा। आपको याद आ रहा है अमीबा, सूडोपोडिया की मदद से खाना खाया करता था, देन उसके बाद पचाया करता था, एसिमिलेट किया करता था हर जगह अपनी एनर्जी को। तो मतलब कि भाई ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गए, और जनरली आपके अमीबा, ठीक है, पैरामीशियम, ये सारे क्या करते हैं? ये सारे आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। आई होप कि आपको हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप्स बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमने ये देखा था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं, और उसमें एक मेन रोल तुम्हारा CO2 और वाटर प्ले कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन जो कि माइंड में कंटिन्यूसली स्ट्राइक करता है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ने लिया तो लिया कैसे? तो हम लोग तो भाई ये कह देते हैं कि जो तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड था वो एटमॉस्फेयर से प्लांट ने ले लिया था। अब एटमॉस्फेयर से लिया कैसे? तो भाई यहाँ पे आप देखो डायग्राम देख सकते हो, दीज आर दी स्टोमेटल पोर्स। जो ये बीच वाला पार्ट देख रहे हो ऐसे करके, ये आपके स्टोमेटल पोर्स होते हैं, और ये अगल बगल ऐसे करके जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ये वाला, ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चर ऐसे करके है, ठीक है, ये आपके होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। मींस गार्ड सेल्स के जो बीच वाला एरिया होगा ये आपके स्टोमेटल पोर्स होंगे। इस वाले डायग्राम में भी आप देख सकते हो और इस वाले डायग्राम में भी, ठीक है। अब ये होता क्या बच्चा, यार जैसे हमारी लीव है ना, ये लीव का आपको माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया गया है, ठीक है। मींस यहाँ पे कई हमारे हर लीव के ऊपर न्यूमरस गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे करके गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी ये तो ओपन है आपका, यहाँ पे स्टोमेटल पोर आपको विजिबल है, लेकिन ये तुम्हारे ऐसे भी करके हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके ऐसे भी करके हो सकते हैं। अभी ये अपनी शेप कैसे बदल रहे हैं कि कभी ओपन हो जा रहे हैं, कभी क्लोज हो जा रहे हैं? तो ये अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट है ना वो क्या करता है, गार्ड सेल्स को इन्फॉर्मेशन देता है कि यार मुझे ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना है, उसके लिए मुझे CO2 गैस चाहिए। तो भाई आप क्या करो, फटाफट से ना पानी कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। अब जैसे ही ये तो तुम्हारे गार्ड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये पानी कंज्यूम करेंगे, तो पानी कंज्यूम करते करते ना ये तुम्हारे फूल जाते हैं, ये स्वेल हो जाते हैं, और जैसे ये स्वेल हो गए तो ये ऐसे कर्व्ड शेप में आ जाएंगे। इन्होंने पानी कंज्यूम किया जिससे ये स्वेल हो गए, और देन इनका शेप कैसा हो गया, कर्व्ड शेप। अब ये जो इन्होंने कर्व्ड शेप लिया है जिसकी वजह से बीच में क्या आ जाएगा, स्टोमेटल पोर। अब ये तो पोर है, यहाँ से तुम्हारी कंटिन्यूसली CO2 अंदर चली जाएगी। अब यार प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए जितनी CO2 चाहिए थी उसने ले ली।
अब यहाँ पे पोर ओपन रहेगा तो देन दिक्कत रहेगी प्लांट के लिए, तो इसे ये पोर बंद करना पड़ेगा। तो देन प्लांट गार्ड सेल से कहेगा कि भाई जो आपने वाटर लिया था ना उसे लूज कर दो, जितना भी वाटर आपने कंज्यूम किया था, जैसे ये वाटर लूज कर देंगे ये अगेन कैसे हो जाएंगे, ये फ्लैट हो जाएंगे। अब ये वाला डायग्राम देख रहे हो, देखो इसमें फ्लैट है, देखो ये वाला डायग्राम, इसमें भी सारे के सारे फ्लैट हो चुके हैं। क्या यहाँ पे आपको ये स्टोमेटल पोर ओपन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लोज दिख रहा होगा, तो भाई देखो ये लिखा भी हुआ है क्लोज स्टोमा। अब जब यहाँ पे तुम्हारा स्टोमेटल पोर क्लोज हो गए तो मीन्स यहाँ पे CO2 अंदर एंटर नहीं करने वाली है। प्लांट को जितनी CO2 चाहिए थी ले ली, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, एनर्जी बन गई, बाकी सारी की सारी CO2 बाहर ही रह गई। ठीक है, अभी देखो NCERT में क्या दे रखा था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ द स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। इसको, इस लाइन को ना अभी और फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई सरफेस ऑफ द लीव से तो आपको क्लियर है, लेकिन रूट्स से और स्टेम से कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। बस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि रूट से आपका डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, रूट हेयर्स के थ्रू, ठीक है, आगे चीज़ें चलती रहती हैं, और स्टेम में आपका प्रेजेंट होता है लेंटिकल्स। ठीक है, स्टेम में आपके प्रेजेंट होते हैं लेंटिकल्स, जिससे तुम्हारा कंटिन्यूसली एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। अभी मुझे बताओ, जो आपको स्टोमेटल पोर दिख रहा था ये किसकी वजह से ओपन हुआ, गार्ड सेल की वजह से ओपन हुआ। अगर ये क्लोज हुआ है किसकी वजह से हुआ होगा, गार्ड सेल की वजह से क्लोज हुआ होगा। तो देखो, द गार्ड सेल स्वेल मीन्स फूल जाते हैं व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। जैसे ही भैया पानी लिया, स्वेल हुए, कर्व्ड शेप लिया, स्टोमेटल पोर ओपन हो चुका है। इतना समझे, पक्का? चलिए आगे बढ़ते हैं। देन यार CO2 तो हो गया, सर वाटर का क्या हिसाब किताब है ये भी समझा दीजिए। तो यार वाटर में तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि भाई वास्कुलर बंडल्स है ना, वास्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जाइलम होता है, इसके साथ में इसका भाई होता है फ्लोएम। तो करते क्या हैं भाई, जो आपका जाइलम है ना, इसके भाई दो कंपोनेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट वन इज जाइलम वेसल्स एंड द सेकंड वन इज जाइलम ट्रैकीट्स। ठीक है, ये दोनों में देखने के लिए मिलते हैं। होता क्या है, क्या जो जाइलम वेसल होता है ना वो ऐसे करके होता है कि यार ये आपके सेल, ठीक है, प्लांट के अंदर के सेल ऐसे करके हैं। अब जो जाइलम है ये तुम्हारा डेड सेल से मिलके बना होता है। होता क्या है कि भाई प्लांट्स के तो ये मैच्योर्ड सेल है, मस्त सेल है, अपने अभी अपना लाइफ स्पेन पूरा फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे इनका लाइफ स्पेन ख़त्म होने पे आ जाएगा तो जो इनकी बीच की बाउंड्री है, जो ये वाली बाउंड्री है, ये ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, टूटना स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज यार ये डेड सेल बन चुके हैं। ये ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। अब सोच के देखो, आपको ये खाली एरिया नहीं दिख रहा है, जो खाली एरिया है ना, इसी में से तुम्हारा जाइलम पानी को ऊपर पहुँचाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, पानी का फ्लो होना हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो भाई ये तुम्हारा जाइलम वेसल बन चुका है। उसी तरीके से तुम्हारा जाइलम ट्रैकीट्स भी होता है। ट्रैकीट्स कैसा होता है भाई, ये ना इसके टेपरिंग एंड्स होते हैं, ऐसे करके रहता है ये, इसके ऐसे टेपरिंग एंड्स रहते हैं, मतलब क्लोज्ड एंड रहेंगे। अब यहाँ पे तुम्हारे ऐसे ऐसे करके पिट्स होते हैं, पिट्स मतलब गड्ढे, छेद, पोर्ट्स, और यहाँ से ऐसे करके दूसरा तुम्हारा ट्रैकीड ऐसे कनेक्ट होगा। अब जो यहाँ पे ऐसे पिट्स प्रेजेंट है, तो भाई एक पिट से पानी दूसरे पिट पे जाएगा, दूसरे से तीसरे पे जाएगा, तीसरे से चौथे पे जाएगा, और धीरे धीरे तुम्हारा पानी ऊपर तक पहुँचता जाएगा। क्वेश्चन ये बनता है कि पानी ऊपर तक पहुँचा तो पहुँचा कैसे, आप कह दोगे जाइलम से। क्वेश्चन ये बनेगा जाइलम ने कैसे पहुंचाया, आप कहोगे ऑस्मोसिस, इसके साथ में आप लोग कहोगे कि सर कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन भी सर हमारा पानी को ऊपर पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फ्लोएम और जाइलम, ये दोनों आपके वास्कुलर बंडल्स हैं। देखो नीचे जो ब्लू कलर का आपको हिस्सा दिख रहा है ये आपका जाइलम है, ऊपर जो ऑरेंज कलर का ये आपका फ्लोएम है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम आपका फूड को ट्रांसफ़र करता है, और उसके साथ में क्या करता है, अदर मटेरियल्स लाइक हार्मोन्स को भी ट्रांसफ़र करने के काम आता है। और जाइलम क्या करता है, जाइलम आपका वाटर को ले जाएगा, और उसके साथ में क्या ले जाएगा, मिनरल्स को भी ले जाएगा। इतना समझे? तो भाई ये आपका CO2 और H2O दोनों का हो गया है। पढ़ लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है,
द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड, सिंगुलर डायरेक्शन में ले आता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है जाइलम का, थ्रू दी जाइलम वेसल्स टू दी लीव्स वेयर इट रीचेज दी फोटोसिंथेटिक सेल्स। अब जाइलम है वो कहाँ पानी पहुँचाएगा, तो भैया जिन सेल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है सिर्फ उन्हीं सेल में तो भैया जाइलम जाके पानी पहुँचाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा जो प्लांट है वो अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। इसके साथ में जो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक नाइट्रोजन हो गया, तुम्हारा फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो ये सारे भी तुम्हारा जो प्लांट है वो सॉइल से कंटिन्यूसली लेता रहता है। तो भाई यहाँ पर हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फिनिश होता है। तो इसके आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। सो बच्चा लोग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।